नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अभी बेसिक इंग्लिश को सीख रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए कई बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। उनमें से कई चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज के सेशन में हम लोग ट्रांसलेशन के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है वर्ब यानी क्रिया। साथियों, आइए समझते हैं हम लोग आज वर्ब में क्या सब पढ़ेंगे। वर्ब माना क्या होता है? क्रिया यानी वर्ब। आज इसी को पढ़ेंगे, वर्ब क्या है, कैसे काम होता है इसमें, और इस वर्ब के प्रकार को पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ब प्रकार को पढ़ेंगे, जैसे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के विषय में हम लोग आज सीखेंगे। मेन वर्ब के अंतर्गत वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, इन सबों के विषय में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स वर्ब का, मॉडल्स वर्ब्स, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब, इसी वर्ब को एक्सुअली वर्ब के भी नाम से जाना जाता है। इन तमाम चीज़ों के विषय में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए अब चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आज हम लोग वर्ब के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी काम। जब सेंटेंस में ये सारा वर्ब आ जाता है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से कौन सा शब्द वर्ब है, कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। तो हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, इस सब को पहचानना सीख लिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे वर्ब के बारे में। साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आम जीवन में वर्ब कहाँ कहाँ आता है, क्रिया कहाँ कहाँ आता है। साधारण सी बात आप समझने का ये कोशिश कीजिए कि जितना भी काम हम लोग करते हैं सुबह से शाम तक में, वो सारे के सारे वर्ब है। अब आप कहेंगे काम, कोई 5 साल का बच्चा क्या काम करेगा, या छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो भला क्या काम करेगा? साथियों, सारे के सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। हर कोई अपने कर्म में निरत है, लगातार अपना काम करता है। आप समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, आप सुबह उठे, आप जैसे सुबह जगे, एक काम हुआ जगना। जगने के बाद आप क्या किए? बिछावन पर से उतरना। फिर आप क्या किए? वहाँ से चल के टेबल के पास गए, चलना। फिर आपने मुंह धोया, मुंह धोना। टेबल चलाया, टेबल चलाना। फिर आपने मुंह को पोंछा, मुंह पोंछना। ये जितना भी आप शब्द देख रहे हैं ये काम ही तो है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने दिनचर्या में जो भी काम करते हैं वो वर्ब हुआ, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखना भी एक काम है। इन तमाम चीज़ों को आप अगर ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे तो ये सारे के सारे वर्ब हैं। आइए समझते हैं थोड़ा सा परिभाषा के हिसाब से वर्ब को। देखिए, वर्ब माना क्रिया या फिर काम। यहाँ लिखा क्या है? लिखा है
कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से, यानी जो भी शब्द आपको ऐसा लगे कि इस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो रहा है या फिर उस काम को संपन्न करने का बोध हो रहा है, तो वह शब्द वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, जाना आपका काम है, आना, खाना, स्नान करना, हंसना, रोना, मरना, पढ़ना, लिखना, जीना, काम करना, गाना गाना, खाना, दौड़ना, चलना, ये सारे के सारे शब्द वर्ब है। अब ध्यान दीजिए, इन तमाम शब्दों के अंत में क्या लगा है, गौर से ध्यान दीजिए। तो ये सारे के सारे शब्द के अंत में ना लगा है, ना लगा है। देखिए, ध्यान दीजिए साथियों, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह वर्ब होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होता है। आइए उस कंडीशन को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, नाउन या एडजेक्टिव को छोड़कर, यानी नाउन या एडजेक्टिव के अंत में ना लगा हो तो उसको हम छोड़ देंगे। छोड़कर जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे वर्ब कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अब इन तमाम शब्दों को आपने ध्यान से देखा, ये सारे के सारे शब्द के अंत में ना लगा है, लेकिन इस शब्द को ध्यान दीजिए, ना, पटना, मुन्ना, अपना, सपना आदि। साथियों, अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका मन कहेगा कि यहाँ ना लगा है तो ये वर्ब हुआ, तो पटना, इसके भी तो अंत में ना लगा है, तो क्या ये भी वर्ब हुआ? नहीं, ये वर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नाउन या एडजेक्टिव को छोड़कर, यानी ये पटना किसी जगह का नाम है, इसलिए ये नाउन है, ये वर्ब नहीं हो सकता है। मुन्ना किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह क्या है? नाउन है, ना कि ये वर्ब है। उसी तरह से अपना, ये रिलेटिव एडजेक्टिव है। आप ध्यान दीजिए, इसके अंत में ना लगा है, ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ ना वाला शब्द वर्ब है तो अपना भी वर्ब होगा, नहीं, ये वर्ब नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है। उसी तरह से सपना किसी का नाम है, इसलिए यह क्या है? नाउन। हाँ, अगर यदि ऐसा रहता कि सपना देखना, तब ये वर्ब होता। तो ऐसे कई चीज़ हैं जो नाउन या एडजेक्टिव हैं और उसके अंत में ना लगा होता है। तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह वर्ब होता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो शब्द नाउन या एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब आप दिमाग लगाइए, कुछ ऐसे शब्द को हम आपके सामने रख रहे हैं, आप सोचिए और बताइए क्या यह वर्ब है। जैसे देखिए, पैखाना, क्या ये वर्ब है? नहीं, ये नाउन है। अगर यदि वही हम कहें पैखाना करना, तब ये वर्ब होगा। उसी तरह से सपना, सपना किसी का नाम है, लेकिन सपना देखना जब बोलते हैं तब ये वर्ब होता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जाना जो लिखा है, इसको हम कितने तरह से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए, जाना, एक ये शब्द हुआ जाना, या फिर जाने के लिए, या फिर जाता है। यहाँ पर लिखा है जाता है, जाती है, जाते हैं, या फिर जा रहा है, या फिर जा चुका है, या फिर गया। इस सब का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, इस सब का मतलब एक ही हुआ, जाना। जाना को अलग अलग तरीके से बोला गया है। ये अलग अलग तरीका क्या है वो चीज़ हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, जाना वर्ब है। वर्ब को जब भी लिखा जाता है आगे में टू लगा करके लिखा जाता है। जैसे जाना, टू गो, या फिर जाने के लिए, याद रहे, जाने के लिए,
यहाँ पर के लिए वर्ब के बगल में आया है, इसलिए वर्ब के बगल में अगर के लिए आवे तो उसका अंग्रेजी टू होता है। अब यहाँ पर जाने के लिए है तो यहाँ लिखेंगे टू गो। उसी तरह से जाता है, इसके जगह में जाती है, जाते हैं भी आ सकता है। तो ये जाता है का अंग्रेजी कहीं पर गो होता है, कहीं पर गोज होता है। ये गो कहाँ होता है और गोज कहाँ होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो आप गो देख रहे हैं ये वर्ब वन कहलाता है, यानी वर्ब वन के अंतर्गत गो को रखा जाता है। या आप इस गो को लीजिए, ये वर्ब वन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा है गोज, ये वर्ब फाइव कहलाता है। अब यहाँ पर लिखा है गोइंग, ये वर्ब फोर कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है गॉन, ये वर्ब थ्री कहलाता है। यहाँ पर लिखा है वेंट, ये वर्ब टू कहलाता है। अब आपका दिमाग संघर्ष कर रहा होगा कि ये वर्ब वन, वर्ब फाइव, वर्ब फोर, वर्ब थ्री, वर्ब टू ये क्या है। टेंशन मत लीजिए, आइए इसको समझते हैं कि ये वर्ब वन क्या है, वर्ब फाइव क्या है, वर्ब फोर क्या है, वर्ब थ्री क्या है और वर्ब टू क्या है। वर्ब्स जो है, वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला मेन वर्ब, ये पहला मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को ही एक्सुअली वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब हुआ मुख्य क्रियाएं और एक्सुअली वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स इसका मतलब हुआ सहायक क्रियाएं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मुख्य क्रियाएं क्या है। ये वाक्य में मेन रोल अदा करता है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इससे ही हम टेंस का पहचान करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। टेंस में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हेल्पिंग वर्ब का। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब्स को तीन फॉर्म में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा है पास्ट फॉर्म और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। प्रेजेंट फॉर्म के अंतर्गत हम वर्ब वन, वर्ब फोर और वर्ब फाइव को रखते हैं। याद रहे, वन, फोर और फाइव ये प्रेजेंट फॉर्म है। वहीं वर्ब टू पास्ट फॉर्म है और वहीं पर वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो बार बार भी लिखा है, ये भी का मतलब आपको वर्ब समझना है। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब वन, जहाँ पर आप वर्ब वन देख रहे हैं, वर्ब वन देख रहे हैं, जहाँ पर आप भी वन देख रहे हैं, ये भी वन यानी वर्ब वन, इसको हम रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। यानी वर्ब वन को रेगुलर वर्ब भी कहा जाता है। आप जितने भी वर्ब के फॉर्म को देख रहे हैं, जैसे वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर या फिर वर्ब फाइव, ये सारे के सारे वर्ब वन से ही बनता है। रेगुलर वर्ब से ही इसका निर्माण होता है। यदि हमको वर्ब वन से वर्ब फाइव प्राप्त करना हो तो वर्ब वन में हम एस या ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे ही हम वर्ब वन में एस या ई एस या आई एस जोड़ते हैं, ये वर्ब फाइव हो जाता है। उसी तरह से अगर हमको वर्ब वन से वर्ब फोर प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे साथियों? अगर हमको वर्ब वन से वर्ब फोर प्राप्त करना हो तो वर्ब वन में आई एन जी जोड़ देंगे। जैसे ही हम वर्ब में आई एन जी जोड़ेंगे, ये वर्ब फोर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमको वर्ब वन से टू और थ्री प्राप्त करना हो तो हम वर्ब वन में डी या फिर ई डी या फिर आई ई डी जैसे ही जोड़ेंगे वर्ब वन में, वैसे ही यह वर्ब थ्री या फिर वर्ब टू
बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वर्ड्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एस, कैसे ई एस और कैसे आई ई एस का इस्तेमाल होता है। आज हम केवल आपको ये वर्ड्स के माध्यम से इन तमाम चीज़ों का पहचान कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि कहाँ पर एस, कहाँ पर ई एस और कहाँ पर आई ई एस जुड़ता है, कहाँ पर आई एन जी लगता है और कहाँ पर डी ई डी या फिर आई ई डी लगता है। इन तमाम चीज़ों के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये लगता कैसे है। साथियों, आइए समझते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 को। जैसे लिखा है नंबर 1 में आस्क। ये आस्क रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आस्क है। आस्क मतलब होता है पूछना। अब देखिए इसका वर्ब 2 क्या होता है, आस्क्ड। तीसरा क्या होता है, आस्क्ड। और चौथा क्या होता है, आस्किंग। और पांचवा होता है आस्क्स। अब आप ध्यान दीजिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर वर्ब 2 प्राप्त कर रहे हैं। वर्ब 2 प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है, वर्ब 1 में डी या ई डी या आई ई डी लगाना होता है। यानी इसमें देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ई डी लगा है, उसी तरह से यहाँ पर ई डी लगा है। जैसे ही हम ई डी लगाते हैं, वर्ब 1 से 2 और 3 आसानी से हमको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए वर्ब 4 कैसे बनता है। वर्ब 4, वर्ब 1 में आई एन जी हम जोड़ देते हैं। यहाँ वर्ब 1 क्या है, आस्क। आस्क में हम क्या किए, आई एन जी जोड़ दिए, तो हमको क्या प्राप्त होता है, वर्ब 4। अब देखिए यहाँ पर वर्ब 5 प्राप्त करना है। लास्ट में है वर्ब 5। वर्ब 5 प्राप्त करने के लिए हमको एस या ई एस या फिर आई ई एस लगाना होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लगा है, एस लगा है। साथियों, उसी तरह से देखिए क्राई। क्राई माना चिल्लाना। यहाँ पर देखिए आई ई डी लगा है। आई ई डी वर्ब 2 प्राप्त हुआ। तीसरा में देखिए आई ई डी वर्ब 2 प्राप्त हुआ। उसी तरह से इसमें देखिए आई एन जी। उसी तरह से वर्ब का 5वां रूप में देखिए आई ई एस, आई ई एस। अब आप सोचेंगे यहाँ कैसे एस लगा, यहाँ क्यों आई ई एस लगा, यहाँ क्यों ई एस लगा। इन तमाम चीज़ों के विषय में हम चर्चा करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बेयर। बेयर मतलब प्रकट करना। बेयर्ड, बेयर्ड, बेयरिंग और बेयर्स। अब ध्यान दीजिए, इसमें ई डी लगा, इसमें ई डी लगा, इसमें आई एन जी लगा और इसमें ई एस लगा। अब ये हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए एस या आई ई एस या ई एस, ई एस, ई एस, एस, ई एस, 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 यानी जितने भी वर्ब 1 से वर्ब 5 चेंज हुआ है, हर एक के अंत में एस या आई ई एस या फिर ई एस। और यहाँ पर देखिए फिर से ई एस, ई एस, एस, ई एस, एस, एस। इन तमाम चीज़ों में इस तरह से हम वर्ब 5 का निर्माण करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्ब 1 के विषय में यदि हम जानते हैं तो वर्ब 5 प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। उसी तरह से इसमें देखिए आई एन जी, 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 आई एन जी। यदि वर्ब 1 में हम आई एन जी लगा देते हैं तो हमको वर्ब 4 प्राप्त होता है। यानी दो चीज़ क्लियर है, वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाना और वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाना। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें से कुछ ऐसा शब्द है जो आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो शब्द आप देख रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। बी गेट, बी गेट माना जन्म देना, और इस बी गेट के बदले में यहाँ पर देखिए आई एन जी कैसे लगा है।
यहाँ पर लिखा है BEGET और यहाँ पर लिखा है BEGETT, यहाँ पर डबल टी का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा कैसे हुआ है, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं। जिस भी वर्ब का अंत यानी जिस वर्ब वन का अंत CVC से हो, CVC एक नया शब्द हम लोगों के बीच आया, ये CVC, C का मतलब हुआ कंसोनेंट और V का मतलब हुआ वोवेल और C का मतलब हुआ कंसोनेंट। तो साथियों यहाँ पर देखिए, G कंसोनेंट है, E वोवेल है और T कंसोनेंट है। जब ऐसा कंडीशन हो तो वर्ब 4 बनाने के लिए आपको अंतिम वाला लेटर को डबल करना है, उसके बाद ING लगाना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि किसी वर्ब 1 में अंत में E रहे और ING लगाना हो तो उससे हम E को हटा देंगे। उसी तरह से इन तमाम शब्दों को यदि आप ध्यान देते हैं तो वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए S या ES या IES का प्रयोग हुआ है और वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाने के लिए ING का प्रयोग हुआ है। वर्ब 1 से वर्ब 2 और 3 बनाने के लिए D, ED और IED का प्रयोग हुआ है। यदि हमको वर्ब को कन्वर्ट करना हो तो इन नियमों से हम वर्ब को कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ब 1 से वर्ब 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वर्ब का कई रूप है जो हमें याद रखना होता है। इन नियमों से लगभग 95% वर्ब को हम कवर कर सकते हैं। केवल हमको 5% वर्ब ही है ऐसा जिसको हमें याद करना होगा। जैसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, गो का वर्ब 2 क्या हुआ है, वेंट। अब यहाँ नियम के अनुसार आते हैं तो वर्ब 1 से 2 और 3 बनाने के लिए तो D या ED या IED लगाना होता है, जबकि यहाँ पर गो है, अगर ED लगाते तो गॉट हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये होता क्या है, वेंट। तीसरा रूप क्या होता है, गॉन। साथियों यही 5% के अंतर्गत ऐसा सब शब्द ही आता है। आपको इन शब्दों का लिस्ट टेलीग्राम पर उपलब्ध मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से इसको डाउनलोड करके आसानी से धीरे धीरे 10, 5, 20 करके याद कर सकते हैं, ताकि इसका यूज हम ट्रांसलेशन में आसानी से कर सके। बारी बारी से इन तमाम चीज़ों के विषय में हम जिक्र करेंगे, जैसे जैसे ही इसका इस्तेमाल समय आएगा हम बताएंगे। उसी तरह से इस शब्द को देखिए, बैट माना बाजी लगाना, शर्त लगाना। उसी तरह से ये बैट और ये बैटिंग, ध्यान दीजिए, इसका वर्ब 2 भी वही है, 3 भी वही है, ये तीनों सेम है। और ये CVC के फॉर्म में है, CVC यानी कंसोनेंट है, B कंसोनेंट है, E वॉवेल है और T कंसोनेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी वॉवेल कंसोनेंट के विषय में जिक्र करने वाले हैं, कंफ्यूज मत होइए, इसके विषय में हम विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये बेट और ये बेट, ये तीनों सेम है, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। वहीं पर देखिए, यहाँ पर ING लगाने के लिए T को डबल किया गया है और यहाँ पर S लगाया है। साथियों उम्मीद है आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। इसके विषय में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये वर्ब 5 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वर्ब 4 का प्रयोग कहाँ करेंगे, 2 और 3 का प्रयोग कहाँ करेंगे। साथियों वर्ब 5 का प्रयोग हमको सर्वप्रथम जरूरत पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब 5 का प्रयोग सर्वप्रथम हमको कहाँ पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसी तरह से वर्ब 2 का प्रयोग कहाँ पड़ेगा, इसका ज़रूरत हमको पड़ने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसी तरह से वर्ब 3 का प्रयोग पहली बार हमको कहाँ पड़ेगा,
पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन याद रहे, जैसे ही हम वॉइस शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में, पूरा का पूरा पैसिव वॉइस में केवल हमको वर्ब 3 का ज़रूरत पड़ने वाला है। अब हम लोग समझेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग यानी एक्जुअली वर्ब को। आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के विषय में। हेल्पिंग वर्ब को आसान तरीका से समझने के लिए इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत क्या सब चीज़ आता है उसको ध्यान देते हैं। इज, आर, एम, वॉच, वेयर, शैल, विल, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, शैल बी, विल बी, etc. और बहुत सारा चीज़ इसके अंतर्गत आता है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। इसका किस तरह से यूज होता है ट्रांसलेशन में वो हम लोग जानेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम टेंस का पहचान कर सकते हैं। उसी तरह से मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंतर्गत क्या सब आता है। कैन, कुड, शैल, शुड, could have, should have, must have, may, might, will, would, need, ought to, used to, dare, etc. ये बहुत सारा शब्द है जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। जब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ इसका यूज होगा हम बारीकी से इन तमाम चीज़ों को विषय में आपके सामने चर्चा करेंगे। साथियों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।